मनुष्य की प्राण ऊर्जा और उसका अभिवर्धन। मनुष्य एक हंसने, बोलने, सोचने और निर्णय निर्धारण करने वाला कल कारखाना है। किसी भी कारखाने को चलाने के लिए शक्ति की जरूरत पड़ती है। इसे तेल, भाप, कोयला, बिजली आदि के सहारे ताप रूप में प्राप्त किया जाता है। प्राणियों द्वारा धकेले जाने पर भी यह शक्ति प्राप्त होती है। शरीर का कारखाना भी शक्ति चाहता है। इसके लिए उसे ईश्वर का दिया हुआ स्वसंचालित यंत्र प्राप्त है। अन्न, जल और वायु के ईंधन से यह भट्टी गर्म भर होती है। इससे आगे का सब कुछ अपने आप चलता है। पेट में पाचक रासायनिक द्रव अन्न से नहीं, अपने परंपरागत शक्ति स्रोतों से उत्पन्न होते हैं। आहार तो उन स्रोतों को धकेलने वाली गर्मी भर उत्पन्न करते हैं। चेतना का केंद्र मस्तिष्क माना गया है और उसका पोषक रक्त संस्थान हृदय कहा गया है। हृदय को सामग्री पेट से मिलती है। पेट को भरना मुंह का काम है। मुंह के लिए साधन हाथ जुटाते हैं। यह चक्र तो चलता ही है, पर असल में पूरा शरीर ही शक्ति का भंडार है। यह शक्ति असामान्य विद्युत स्तर की है। असामान्य इस अर्थ में है कि वह भौतिक बिजली की तरह अंधी दौड़ नहीं लगाती, वरन सामने वाले को देखकर ही अपनी गतिविधियां फैलाती सिकोड़ती हैं। मानवीय विद्युत हर व्यक्ति की अपनी विशिष्ट संपदा है। वह इसी के आधार पर ऐसे अनुदान देता है, ऐसे आदान प्रदान करता है जो पैसे या किसी वस्तु के आधार पर उपलब्ध नहीं हो सकते। एक व्यक्ति से दूसरा प्रभाव ग्रहण करता है, यह तथ्य सर्वविदित है। संगति की महिमा गाई गई है। कुसंग के दुष्प्रभाव और सत्संग के सत्परिणामों को सिद्ध करने वाले उदाहरण हर जगह पाए जाते हैं। यह प्रभाव मात्र वार्तालाप, व्यवहार, लोभ या दबाव से उतना नहीं पड़ता जितना मनुष्य के शरीर में रहने वाले बिजली के आदान प्रदान से संभव होता है। ताप और बिजली का गुण है कि जहाँ अनुकूलता बढ़ती होती है वह वहाँ अपना विस्तार करती और प्रभाव क्षेत्र बढ़ाती है। प्राणवान शक्तिशाली व्यक्तित्व अपने से दुर्बलों को प्रभावित करते हैं। यूँ दुर्बल भी अपनी न्यूनता के कारण समर्थों में सहज करुणा उत्पन्न करते हैं और उन्हें कुछ देने के लिए विवश करते हैं। बच्चे को देखकर माता की छाती से दूध उतरने लगता है, मन हुलसने लगता है। इस प्रकार शक्तिवान अपने से दुर्बलों को अनुदान देकर घाटे में नहीं रहता। उदारता जन आत्मसंतोष से उनकी क्षतिपूर्ति भी हो जाती है। दूध पिलाने में माता को प्रत्यक्षतः घाटा ही है, पर वात्सल्य जन्य तृप्ति से उसकी भी भावनात्मक पूर्ति हो जाती है। मनुष्य को एक अच्छा खासा चुंबक कहें तो कुछ अत्युक्ति न होगी। चुंबक का कार्य है आकर्षण। वह अपनी कला द्वारा अन्य लोहे के पदार्थों को आकर्षित करता है, उनको अपने जैसा बनाने का प्रयत्न करता है। एक और विशेषता चुंबक की है, यह यदि टुकड़ों टुकड़ों में भी विभक्त कर दिया जाए तो हर टुकड़े की वही विशेषता बनी रहेगी। एक टुकड़े को एक धागे में बांधकर यदि अधर में लटकाया जाए तो इसके दोनों सिरे क्रमशः उत्तर दक्षिण की दिशा ही तरफ ही रहेंगे। चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, अपनी दिशा नहीं बदलेंगे। स्थिरता का सहज गुण चुंबक में है। इसीलिए जलयानों या वायुयानों में कंपास के सहारे ही दिशा ज्ञान का बोध होता है। ये सारे लक्षण मनुष्य में भी पाए जाते हैं। यदि मन की प्रवृत्तियां सही ढंग से कार्य कर रही हों तो एक महान व्यक्ति बना जा सकता है। चुंबक ठीक चुंबक की तरह की सारी विशेषताएं विकसित की जा सकती है। महान व्यक्तित्वों में इतना आकर्षण होता है कि वे जिस स्थान पर खड़े हो जाते हैं लोग अपने आप उनके चारों ओर एकत्र हो जाते हैं। चुंबक की दूसरी विशेषता एक रसता की है। वह चाहे कितना विखंडित क्यों ना हो जाए, उसकी आकर्षण शक्ति कम नहीं होती। महान मनुष्य ऐसे ही होते हैं जो बाह्य रूप से चाहे जितने छोटे हो जाए, परंतु उनकी महानता में कोई अंतर नहीं आता। उनका व्यक्तित्व खंडित नहीं होता है। वे अनेक लोगों से एक साथ संबंध रखते हैं, परंतु उनके व्यक्तित्व में अपने पराये का पक्षपात का कोई अंतर नहीं आता। एक सूर्य अनेक घड़ों की
जल में एक रूप ही दिखाई देता है। चुंबक की तीसरी विशेषता है दिशा के प्रति स्थिरता। इसके द्वारा सदैव ही उत्तर एवं दक्षिण दिशा का ज्ञान होता रहेगा। आप चाहे जहाँ चले जाएं, आकाश में या समुद्र में, कंपास आपको दिशा ज्ञान अवश्य ही कराएगा। वही स्थिति विकसित व्यक्ति की भी होती है। यदि सत्प्रवृत्तियाँ जगा ली गई हैं, भावना एवं व्यक्तित्व का परिष्कार कर लिया गया है तथा उद्देश्य को गंभीरता से ग्रहण करने की शक्ति पैदा कर ली गई है, तो यह निश्चित है कि मनुष्य अपनी दिशा से कभी हिल नहीं सकता है। दूसरों को सही प्रेरणा प्रदान करने का काम भी तो चुंबक के गुण की तरह ही है। बड़ी से बड़ी विशेषताओं एवं महान गुणों से युक्त मनुष्य भी पतित क्रियाओं एवं विचारणाओं के अपनाने से गर्त में गिर जाता है और अपनी समस्त विशेषताएं धीरे धीरे खो देता है। ठीक इसी तरह जैसे चुंबक को बार बार पटकने तथा ऊपर नीचे करने से उसकी आकर्षण शक्ति लुप्त हो जाती है, महान पुरुषों की भी पुण्य की पूंजी एवं प्रभाव उनके पतन के गर्त में गिरने से नष्ट हो जाते हैं। धरती की चुंबकीय शक्ति की तरह मनुष्य में भी एक सहज आकर्षण शक्ति विद्यमान है। उसका प्रयोग करके समर्थता एवं साधन संपन्नता प्राप्त की जा सकती है। मनुष्य यदि अपने चुंबकत्व का प्रयोग करे तो उसे भी वैसे ही पुराण वर्णित चमत्कार प्रस्तुत करने का अधिकार मिल सकता है। यदि तब साधना के द्वारा आत्मबल को बढ़ा लिया जाए तो हम आज से हजारों वर्ष पहले घटित घटनाओं को भी यथार्थ रूप में आकाश मंडल में सुन या देख सकते हैं। विज्ञान से तो अब यह सिद्ध हो ही चुका है कि जो भी ध्वनियाँ निश्रित होती हैं वे कभी भी नष्ट नहीं होती। अपनी इस पृथ्वी के चतुर्दिक एक चुंबक क्षेत्र व्याप्त है। उसी के सहारे वह समस्त ब्रह्मांड में फैली हुई तमाम आवश्यक विशेषताओं को इकट्ठी करती रहती है। यदि इस स्रोत से उसे यह अनुदान न प्राप्त होता तो उसका अक्षय भंडार एक दिन अवश्य समाप्त हो जाता और साधन संपन्न कही जाने वाली धरती विपन्न एवं दीनहीन की स्थिति में पहुंच जाती। मनुष्य की अतीन्द्रिय क्षमता में वह चुंबकत्व विद्यमान है जिसके द्वारा वह असंभव कार्यों को भी कर सकता है। आँखों से न देख पाने वाले स्थानों की वर्तमान में घटित होने वाली घटनाओं का सचित्र वर्णन कर सकता है। एक स्थान से दूसरे स्थान को परस्पर संवाद आदान प्रदान कर सकता है। इसके अतिरिक्त यदि हमने तप साधना द्वारा प्रेरक क्षमता अर्जित कर ली है तो किसी दूसरे को प्रेरित कर लाभ पहुंचाया जा सकता है। जड़ अणुओं की गति एक प्रकार की विद्युत उत्पन्न करती है। उसमें जब चेतन सत्ता का समावेश होता है तो जीवधारियों का आविर्भाव होता है। ध्रुवों के क्षेत्र में चुंबकीय तूफान उठते रहते हैं जिनका प्रकाश अरोरा बोरलिस तेजवलय के रूप में छाया रहता है। इसे पृथ्वी के साथ अन्य ग्रहों की सूक्ष्म हलचलों का मिलन स्पंदन कह सकते हैं। समुद्र का खारा जल जब धातु विनिर्मित नौकाओं तथा जलयानों से टकराता है तो उससे विद्युत तरंगें उत्पन्न होती है। नौका विज्ञानी इस अनायास होते रहने वाले विद्युत उत्पादन से परिचित और उसकी हानिकारक लाभदायक प्रतिक्रिया से सतर्क रहते हैं। ठीक इसी प्रकार शरीरगत जीवाणु भी ईथर एवं वायुमंडल में भरे विद्युत प्रवाह से टकराते रहते हैं और विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। जीव कोशों में उन धातुओं तथा रसायनों की समुचित मात्रा रहती है जो आघातों से उत्तेजित होकर विद्युत प्रवाह उत्पन्न कर सकें। यही कारण है कि हर मनुष्य में गर्मी ही नहीं रहती वरन विद्युत प्रवाह की अनेक स्तरों की धाराएं बहती रहती हैं। इन्हें यंत्र द्वारा भी भली प्रकार परखा जाना जा सकता है। मानवीय चुंबक अंतरिक्ष से बरसने वाले अनेक भले बुरे अनुदानों को अपनी आंतरिक स्थिति के अनुरूप स्वीकार अस्वीकार करता है। वह जैसा कुछ स्वयं है उसी का चुंबकत्व से इस विश्व ब्रह्मांड में अपने जैसे सूक्ष्म धारा प्रवाह से अनायास संपन्न सज्जित करता रहता है। डॉक्टर H.S. वर्न ने अपने साथियों सहित प्राणियों की जिस जैविक विद्युत के शास्त्र की संरचना की है उसमें प्राणिज विद्युत का आधार एवं क्रियाकलाप भौतिक बिजली से भिन्न है। वे प्राणिज विद्युत में इच्छा और बुद्धि का सम्मिश्रण भी मानते हैं, भले ही वह कितना ही छीना क्यों न हो।
इसी प्रवाह के कारण प्राणिज विद्युत अपने अपने क्षेत्र में विशेष परिस्थितियों एवं साधनों की संरचना करती है। प्राण चुंबकत्व पदार्थ में से अपने उपयोगी भाग को खींचता है, उसे अपने सांचे में ढालता है और इस योग बनाता है कि चेतना के स्वर में अपना ताल बजा सके। जिस प्राणी के डिंब से किस आकृति प्रकृति का जीव उत्पन्न हो, इसका निर्धारण मात्र रासायनिक संरचना के आधार पर नहीं हो जाता, वरन यह निर्धारण रज और शुक्र कीटों के अंदर भरी हुई चेतना के द्वारा होता है। इसी चुंबकत्व से भ्रूण में विशिष्ट स्तर के प्राणियों की आकृति एवं प्रकृति ढलनी शुरू हो जाती है। यदि ऐसा न होता तो संसार में पाए जाने वाले समस्त प्राणी प्रायः एक ही जैसी आकृति प्रकृति के उत्पन्न होते, क्योंकि अणुओं का स्तर प्रायः एक ही प्रकार का है। उनमें जो रासायनिक अंतर है उसके आधार पर कोटि कोटि वर्ग के प्राणी उत्पन्न होने और उनकी वंश परंपरा चलते रहने की गुंजाइश नहीं है। अधिक से अधिक इतना हो सकता है था कि कुछ थोड़े से अंतर की जीव जातियाँ संसार में दिखाई पड़ती। वंश परंपरा और जीव विज्ञान का जो स्वरूप सामने है उसमें प्राण चुंबकत्व की अपनी विशिष्ट भूमिका है। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने